फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 7 है ये यूपी टेट का और ये है प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है। और इसमें हमने बाल विकास मनोविज्ञान जो शिक्षा शास्त्र का पार्ट था वो पार्ट 1 हमने कर लिया था और पार्ट 2 है ये हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में हम 30 क्वेश्चन इसे कंप्लीट करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश पढ़ेंगे हम। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे 31 से लेकर 35 तक, 31 से 35 तक। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना हमें। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अंतविक्षण चिंतन मनन विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों तथा नए आदर्शों और नई आस्थाओं का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। और नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं, क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना बहुत कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें क्या किया, उन्हें मूर्त रूप दिया, आकार दिया। रूसो लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना, अन्य जन पर निर्भर करना। कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए और उन्होंने केवल उपाय नहीं बताया बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। और महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपनी सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों को की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं भय, ये युग प्रवर्तक हो गए। महात्मा गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। और नेक्स्ट वो चलिए शुरू करते हैं फिर इसी पे। ये हो जाएगा हमारा, हमने गद्यांश पढ़ लिया और क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आदर्शवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, कर्मवाद। और 31 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, कर्मवाद पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्मवाद। फिर नेक्स्ट हो इसी पे, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है। कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या की है, महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता का कारण बताया है, या महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व समझाया। 32 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, महात्मा गांधी के क्या किया है, चरित्र की विशेषता का कारण बताया है। नेक्स्ट है, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है। ये यथार्थवादी थे, उन्होंने नए आदर्श स्थापित किए। थर्ड ऑप्शन, उन्होंने उपाय तो बताए पर उसका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। चौथा है, उन्होंने नए मूल्यों की स्थापना की। और 33 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। उन्होंने उपाय बताए पर उनका कार्यान्वयन क्या किया, दूसरों पर क्रियान्वयन करने के लिए छोड़ दिया। 34 है, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है। उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वे केवल सिद्धांतवादी थे, वे केवल आदर्शवादी थे, वे युग प्रवर्तक थे। 34 का राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, वे युग प्रवर्तक थे महात्मा गांधी जी, ये कहा है इस गद्यांश में लेखक ने। नेक्स्ट है, ठीक है, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। गंभीर चिंतन करना, शांत सुखाए उपाभोग करना, या निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, एकांत में बैठकर सोचना। 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। ठीक है, तटस्थ चिंतन का मतलब क्या, निष्पक्ष होकर, यानी किसी भी पक्ष में नहीं। चलिए नेक्स्ट है, 36 कहानियों के माध्यम से, ठीक है, 36 क्वेश्चन है, कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका है। ठीक है, किसका है, मित्रों, अध्यापकों, दादा नानी, माता पिता। और 36 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अध्यापक का। नेक्स्ट है, अध्यापक बोलते जाते हैं पर छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इसको क्या कहते हैं। श्रुति लिपि, देवनागरी, वर्ण लिपि या सुलेख। और 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसे श्रुत लिखी यानी सुनना फिर लिखना, तो इसे श्रुत लिपि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रों को बोलना, ठीक है, छात्रों को बोलना
सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? वार्तालाप, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, चिंतन विधि। 38 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, चिंतन विधि। ठीक है। 39 है, कौन सी परीक्षा अच्छे और कमजोर बालकों में भेद स्थापित करने में सक्षम है? मौखिक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, ये सभी। और 39 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। ठीक है। कमजोर बालकों में भेद उत्पन्न करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? ये है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा क्या होती? कमजोर और अच्छे बालकों में भेद उत्पन्न करती है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल या तो सही है या तो फिर नहीं है, और नहीं तो वैसी परीक्षा जो होती है और उसमें लिखना पड़ता है तो उससे बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चल पाती हैं। नेक्स्ट है, किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? वैधता, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, ये सभी। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। पक्षपात इसमें नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, या तो सही है या तो गलत है। किसी की चाहे जान पहचान हो किसी टीचर की बच्चे से, तब भी वो जो क्वेश्चन सही उसी के आधार पर उसको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर गलत है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको 2-4 नंबर हम दे दें, जैसा कि लिखित परीक्षा में होता है। ठीक है। 41 क्वेश्चन है, जो स्थान एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, असार, गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यायावर। ठीक है। यानी एक स्थान पर नहीं रहता है, हर स्थान पर वो घूमता रहता है, तो उसको यायावर कहेंगे। ठीक है। अब जो अस्थिर होता है, अस्थिर का मतलब होता है जो स्थिर नहीं रहता, एक स्थान पे रहता ही नहीं है, और या किसी भी जगह स्थिर नहीं रहता, उसे कहते हैं अस्थिर। ठीक है। और अडिग, अडिग जो होता है एक जगह पर टिका हो, जो एक जगह पे ही रहता हो, सिर्फ डटा हुआ हो, उसे अडिग कहते हैं। और गतिशील है जो निरंतर लगातार चलता रहता हो, उसे कहते हैं। ठीक है। 42 है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, दूरदर्शी, तच्चित, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो इंद्रियों को जो जीतने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जितेंद्रिय। ठीक है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। नेक्स्ट है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है? तो जो ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो नाक का बाल होना जो होता है उसका मतलब है कि बहुत करीब होना और प्रिय होना। तो नाक का बाल होना क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत अधिक जो प्रिय होता है उसे कहते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। और 44 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आंख की किरकिरी, यानी आंख की किरकिरी, आंख में जब किरकिरी चली जाएगी तो आपको चुभेगी, दर्द होगा, तो इसका मतलब है कि वो पीड़ादायक होता है। ठीक है। जो कष्टदायक होता है उसे कहते हैं आंख की किरकिरी होना। चलिए 45 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक है। और 45 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, कटक। ठीक है। 45 का क्या हो जाएगा? कटक। कटक किसे कहते हैं? यह कटक जो है सेना का जो है पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सेना का। बाकी सभी घोड़ा के। ठीक है। ये सेना का पर्यायवाची है जो है कटक। ठीक है। नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद है। ठीक है। पवन का संधि विच्छेद है। 46 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, पो धन अन पवन। ठीक है। एक बार पीसीएस का क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था, मैं एग्जाम दी थी जब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? एड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। और 47 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यण संधि। ठीक है। 47 का 1 राइट, यण संधि है इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का पर्यायवाची शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। और 48 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, व्यष्टि। वनिता का प्रयोग। ठीक है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता। ठीक है। वनिता, वनिता, जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। और 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है वनिता का। नेक्स्ट है करपट। करपट का तद्भव रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में उठा के रख देता है ये। और मुझे लग रहा है शायद इसी जो अभी यूपीटेट का एग्जाम हुआ था अभी 28 नंबर को आपका, उसमें भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ है करपट। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। करपट का क्या होता है? कपड़ा। ठीक है। करपट जो है
का तद्भव रूप करपट संस्कृत है और उसका तद्भव रूप है कपड़ा। 51 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार मैंने दिखाया हुआ है। और 51 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 3, बारात कहते हैं। हम लोग अक्सर बारात लिखते हैं ऐसे करके, हैं, ठीक है, बारात लिखते हैं, लेकिन ये सही वर्ड होता है बारात, ठीक है, इस तरीके से बारात। और बसंत को हम लोग बसंत लिख देते हैं, बै लिख देते हैं, जबकि वसंत होता है ये, ठीक है। अक्सर लिखने में हम लोग जो है इस तरीके की त्रुटि करते रहते हैं वर्तनी में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? वंश, भूमिका, कुसुम, ने। और 52 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ने, ठीक है। 53 है, भारतीय युग में निकलने वाली प्रक्रिया युग्म है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप और सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञान उदय, नवनीत, कादम्बिनी। और 53 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तद्भव पत्रिका के संपादन का नाम है तद्भव, ठीक है। लीलाधर, जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिप्रकाश उपाध्याय या अखिलेश। 54 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अखिलेश, ठीक है। नेक्स्ट है, 12 बरस लव कुकर जीवे, ठीक है, क्या है? 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, 55 क्वेश्चन है और यह पंक्ति किसकी है ये पूछा है। 12 बरस लव जिए सियार, यह पंक्ति जगनिक द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है ये? जगनिक, ठीक है। 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जगनिक। नेक्स्ट है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह किसका कथन है? बैर यानी किसी से बैर करना, एक तरीके से किसी से नाराज रहना या एंटी रहना होता है इसका मतलब बैर। तो 56 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार, चंद्रावली नाटिका, अंधेरी नगरी। और 57 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्वर्ण विहार, क्योंकि ये सब इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं। भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका, अंधेरी नगरी बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, ठीक है। तो ये सब इन्हीं की है, ये नहीं है स्वर्ण विहार, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न इस स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, अनुप्रास। और 58 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन 58 क्वेश्चन का 3, ठीक है। श्लेष अलंकार है इसमें। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, निम्न पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय। बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए, यानी बहुत अधिक को घबरा जाता है, डर जाता है। एक तरफ अजगर देखता है और एक तरफ मृग, ठीक है। और जो बटोही उसे कहते हैं, जो राहगीर होता है, जो जा रहा होता है, तो वो क्या कहता है उसको, वह बेहोश हो जाता है, उसको मूर्छित हो जाता है, ठीक है। भयानक रस, हास्य रस, तो वो डर जाता है, यानी कौन सा रस हो जाएगा इसमें? ठीक है, भयानक, हास्य तो कोई मतलब ही नहीं, अद्भुत, भीभत्स। और 59 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन 1 हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा, क्योंकि सांप है, ये सब चीजें देख के आदमी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो क्या होता है, वो मूर्छा खा जाता है। 60 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद के सोरठा, चौपाई, दोहा, कुंडलिया। और 60 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरठा। इसके विपरीत कौन सा होता है? ये सोरठा होता है। एक बार छंद वगैरह के बारे में भी अच्छी तरीके से थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ लें आप हिंदी की बुक लेके, और बाकी प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो जरूर सारे क्वेश्चन देखें, करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी डिक्टो उठा के क्वेश्चन दे देता है, और अभी मैंने देखा यूपी टेट में क्वेश्चन इसमें से काफी आए हुए थे जो मैं प्रैक्टिस सेट करवाना शुरू किया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।